नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, जागो पंच आपके सामने बड़ी ही बेहतरीन पुस्तक हिंदू जाति का उत्थान एवं पतन लेकर आ रहा है, जिसके लेखक रजनीकांत शास्त्री जी हैं। रजनीकांत शास्त्री जी ने पौराणिक ग्रंथों से अनेकों ऐसे तथ्यों को खोजकर अपनी पुस्तक में लिखा है, जो आप सुनकर हतप्रभ हो जाएंगे। आप उसे सुनकर पहली बार सुनेंगे तो लगेगा कि ये हमारे संबंध में बहुत गलत बोला जा रहा है, इससे हमारा अपमान हो रहा है। लेकिन साथियों, जो चीज़ हमारे पौराणिक ग्रंथों में लिखी है, उसे हम पहली बार सुनते ही ऐसा क्यों महसूस होता है कि इसमें हमारा अपमान लिखा गया है, इसमें हमारे लिए जो बोल रहा है, जो पढ़ के सुना रहा है, वह गलत बोल रहा है। इसके बारे में धारणा आप लोग बना लेते हैं। इसी संदर्भ में मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आज भी जो मैं पुस्तक आपको पढ़ के सुना रहा हूं, पुस्तक में लिखे गए अंशों का मैं खंडन करता हूं कि कभी किसी भी जाति का ऐसे अपमान नहीं होना चाहिए। लेकिन अब वही अपमान जब पुस्तकों में लिखा हो, ग्रंथों में लिखा हो, तब हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें सोचना होगा, इसके लिए हमें समझना होगा कि आखिर क्या वास्तव में ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा गया है। तो उसे जानने के लिए, समझने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में पुस्तक में जो लिखा है यथावत आपको पढ़ने को मिल जाएगा। और साथियों, साथ में पिछले जो वीडियो बना था, जिसे हमने शीर्षक दिया था कि ब्राह्मण अत्रि का वंश कैसे बना यदुवंश, तो साथियों आज इस वीडियो में भी आप देखेंगे कि कैसे जो क्षत्रिय वंश है, तो उधर चंद्रवंश भी क्षत्रिय था, इधर सूर्यवंश भी क्षत्रिय है। कैसे सूर्यवंश कहने के लिए तो वह क्षत्रिय वंश रहा, लेकिन वह किसकी संतान है, वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा तो ये होगा कि मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जब पुस्तक बोलेगी तो आपको लगेगा, और पुस्तक प्रमाण सहित बोलेगी, जिसमें आप सभी को लगेगा कि यह जागो पंच के अपने विचार नहीं है, वह पुस्तक को सुनाने का काम कर रहा है। तो साथियों, सूर्यवंश की बात करते हैं। सूर्यवंश जो था, वह जैसे दिखाया गया था कि चंद्रवंश में उसमें सम्मिश्रण बहुत ज़्यादा था, लेकिन यहाँ पर आपको दिखेगा सम्मिश्रण एक ही बार का है, लेकिन वही पर्याप्त है। आइए चलते हैं, अब सूर्यवंश का हाल सुनिए। यद्यपि यह वंश चंद्रवंश की अपेक्षा कहीं अधिक शुद्ध है, तिस पर भी इससे यह समझ लेना चाहिए कि यह वंश रक्त मिश्रण दोष से बिल्कुल बचा रहा। इस वंश के प्रवर्तक विवस्वान थे, जिन्हें सूर्य भी कहते हैं। सूर्य के पुत्र श्राद्ध देव मनु हुए, जिनके पुत्र दिष्ट के कुल में एक राजा तृष्णबिंदु हुए। तृष्णबिंदु को अलम्बुषा नामक एक देव जाति की वैश्या से प्रेम हो गया, जिसके गर्भ से उन्हें विशाल नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इसी विशाल ने वैशाली नामक जगत प्रसिद्ध नगरी बसाई। सभी इतिहास वेताओं को विदित है कि यह वैशाली चिरकाल तक विविध बौद्धकालीन ऐतिहासिक घटनाओं की रंगभूमि बनी रही। पाठकों ने दुर्वासा ऋषि के मानमर्दन करने वाले राजा अम्बरीश के विषय में सुना होगा, और वे श्राद्ध देव के पुत्र नभग के कुल में हुए थे। अम्बरीश के प्रपौत्र रथितर हुए, जिनकी स्त्री से अंगरा ऋषि ने कई पुत्र उत्पन्न किए, जो अन्य वंश वाले क्षत्रियों से श्रेष्ठ माने गए। श्राद्ध देव के सब पुत्रों में इक्ष्वाकु अधिक प्रसिद्ध हुए। इन्हीं इक्ष्वाकु के कुल में सनातनी हिंदू विश्वासानुसार ईश्वरावतार रामचंद्र हुए। इक्ष्वाकु की 20वीं पीढ़ी में राजा पुरुकुत्स हुए, जिन्होंने नागकन्या नर्मदा से विवाह कर अपना वंश चलाया। पुनः इसी इक्ष्वाकु कुल की 48वीं पीढ़ी में राजा सौदास हुए, जिनकी स्त्री मदयंती से महर्षि वशिष्ठ ने अस्मक नामक पुत्र पैदा किया, और इस अस्मक से
12वीं पीढ़ी में रामचंद्र हुए। रामचंद्र के पिता राजा दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। और कौशल्या और कैकेयी तो क्षत्रिय कुमारियां थी, पर मेरे कितने पाठक ये सुनकर चौंक उठेंगे कि उनको सहसा विश्वास न होगा कि लक्ष्मण की माता सुमित्रा वर्णशंकरी थी। वे दशरथ की विवाहिता स्त्री न होकर केवल उनकी एक उपपत्नी और कौशल्या और कैकेयी की परिचारिका मात्र थीं। जिन्हें इस विषय में किसी प्रकार की शंका हो वह कृपा कर भट्टिकाव्य प्रथम सर्ग श्लोक 13 तथा उसकी जयमंगला टीका पढ़ें। यानी रेफरेंस देने का भी काम किया है कि लेखक की कोई गलती नहीं है। लेखक को जो पौराणिक पुस्तकों में लिखा मिला वह आप तक पहुंचा दिया। तो जो श्लोक है वो संस्कृत में है, मैं स्किप कर रहा हूं क्योंकि कम समय में ज़्यादा चीज़ें आप तक पहुंचनी चाहिए, यह जागोपंच का उद्देश्य है। तो जब राजा दशरथ का पुत्रेष्ट यज्ञ विधि पूर्वक समाप्त हुआ और उन्होंने सब लोगों को दान दक्षिणा देकर संतुष्ट किया तो उनकी तीनों स्त्रियों ने जो उच्च कुल में उत्पन्न हुई थी 4 सुंदर पुत्रों को उत्पन्न करने के लिए यज्ञ के बचे हुए चरु का भक्षण किया। इस श्लोक में उदार वंश्या यानी शब्द की व्याख्या करते हुए भट्टिकाव्य के सुप्रसिद्ध टीकाकार श्री जयमंगल जी अपनी जयमंगला टीका में लिखते हैं, संस्कृत है, मैं स्किप कर रहा हूँ, फिर वो आपको डिस्क्रिप्शन में संस्कृत भी मिल जाएगा, आप परेशान ना हो। अब ये जागोपंच ने ये ठान रखा है कि आपको सारे साक्ष्य डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, आप परेशान ना हो। जो भी वीडियो देखकर भावनाओं को ठेस पहुंचती है, आहत होती है, उसे सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी संस्कृत श्लोक सहित। फिर अर्थ है उदार वंशा का अर्थ है उच्च कुल में उत्पन्न। यहाँ पर शैक्षिक यत प्रत्यय किया गया है। कौशल्या और कैकेयी क्षत्रिय कुमारियाँ थीं किंतु सुमित्रा वर्णशंकरी थी। किस लिए भक्षण किया? विनीत पुत्र उत्पन्न करने के लिए। यहाँ कौशल्या और कैकेयी ने एक एक पिंड का भक्षण किया। उन दोनों ने यह समझकर कि सुमित्रा हम लोगों की परिचारिका है यानी दासी है, पिंड के 2 टुकड़े उसको दे दिए जिसे वह खा गई, इसलिए वह 2 पुत्रों को उत्पन्न करेगी। फिर महाकाव्य रघुवंश 10th सर्ग श्लोक 55 पढ़िए, क्या कह रहा है? कौशल्या राजा दशरथ की पूजिता थी, अर्थात वे उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा करते थे और कैकेयी उनकी प्रियतमा थी, इसलिए उनकी यह इच्छा हुई कि ये दोनों सुमित्रा को सम्मानित करें। अभिप्राय यह है कि राजा दशरथ को साहस न हुआ कि वह पिंड विभाग करते समय सुमित्रा के लिए भी एक भाग स्वयं कर दें, क्योंकि वह जानते थे कि सुमित्रा उनकी उपपत्नी तथा कौशल्या और कैकेयी उपचारिका होने के कारण पिंड की अधिकारिणी नहीं है। अतः उन्होंने उस पर कृपा करने का भार उन दोनों रानियों पर छोड़ दिया। अतः इन प्रमाणों से स्पष्ट होता है लक्ष्मण की माता सुमित्रा क्षत्रिय न होकर वर्णशंकरी थी। तिस पर भी लक्ष्मण का विवाह क्षत्रिय श्रेष्ठ मिथिलेश के परिवार में ही हुआ। प्राचीन क्षत्रिय जाति पर अब इससे अधिक न लिखकर केवल इतना ही कहकर इस विषय को समाप्त कर देना चाहता हूँ कि ब्राह्मण महावीर परशुराम ने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय जाति का मूलोच्छेद कर दिया था, केवल उनकी विधवाएं बच गई थी। इन क्षत्रिय विधवाओं ने ब्राह्मणों के साथ नियोग कर फिर से क्षत्रिय कुल को जन्म दिया, उनको उत्पन्न किया। महाभारत आदि पर्व अध्याय 104 देखिए, जो संस्कृत में है, आपको डिस्क्रिप्शन में ये मिलेगा। उन महात्मा परशुराम के इस प्रकार पृथ्वी को निःक्षत्रिय कर देने पर वेद ज्ञाता ब्राह्मणों ने फिर से क्षत्रिय बच्चों को उत्पन्न किया। 5 यानी वेदों में यह निश्चित है कि जो मनुष्य पानी ग्रहण करता है उसके क्षेत्र में उत्पन्न हुई संतान उसकी होती है। क्षत्रिय विधवाओं ने इस धर्म को मन में स्थिर कर ब्राह्मणों से संसर्ग किया। लोक में क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई और क्षत्रिय कुल चल निकला। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे क्षत्रियों को मजाक बना दिया, क्षत्रियों को मजाक बनाने का काम किया गया, कितना अपमानित करने का काम किया है यहाँ पर। जबकि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि 21 बार किसी का विनाश कैसे होगा? 1 बार होगा, 2 बार होगा,
चौथी पांचवी बार के लिए तो कोई इधर इधर छिपा उपा भी नहीं बचेगा। तो यह पूरी तरह से निराधार है। हाँ, जागो पंच इसका खंडन करता है। यह एक तरह से अपमानित करने का कार्य किया गया है। तो साथियों आगे चलते हैं। इसमें भी दिया हुआ है कि प्राचीन क्षत्रियों का विषय अब समाप्त कर अब राजपूत संज्ञाधारी आधुनिक क्षत्रियों का हाल देखिए। प्राचीन ग्रंथों में राजपूत नामक किसी क्षत्रिय जाति का नाम निशान तक नहीं था। श्रुति स्मृति रामायण महाभारत में कहीं भी इस जाति का पता नहीं है। हाँ, राजपुत्र शब्द अवश्य आया है, पर किसी क्षत्रिय चरित्र जाति विशेष के अर्थ में नहीं, बल्कि राजकुमार के अर्थ में। प्राचीन कोशकारों में ने भी क्षत्रिय शब्द के विविध पर्यायों में राजपुत्र शब्द को सम्मिलित नहीं किया है। अमर कोश देखिए, मूर्धा मिशिक राजन्य बाहुज क्षत्रिय विराट राजा राट पार्थिव नृप भूप और महिक्षित ये क्षत्रिय शब्द के पर्याय हैं। इसमें कहीं भी राजपुत्र शब्द का तदर्थक कोई अन्य शब्द नहीं आया। जाति भास्कर ग्रंथ के पृष्ठ 197 में राजपूत जाति की उत्पत्ति निम्न प्रकार से लिखी जाती है। मूल श्लोक तथा इसका हिंदी अर्थ वहीं से उद्धृत करता हूँ। यह श्लोक ब्रह्म वैवर्त पुराण का है। तो श्लोक स्किप डिस्क्रिप्शन में मिलेगा श्लोक आपको, और मैं आपको हिंदी पढ़ के सुना रहा हूँ। क्षत्रिय से कर्ण कन्या में राजपूत हुआ और राजपुत्री में कर्ण से आगरी कहा गया। स्कंद पुराण सह्याद्री खंड अध्याय 26 में रजपूत नामक एक जाति की उत्पत्ति इस प्रकार लिखी गई है कि राजपूत कैसे पैदा हुए, यह कैसे दिया गया है। श्लोक मैं स्किप कर रहा हूँ। क्षत्रिय से शूद्र जाति की स्त्री में रजपूत उत्पन्न होता है। यह भयानक, निर्दय, शस्त्र विद्या, रण में चतुर तथा शूद्र धर्म वाला होता है और शस्त्रवृत्ति से अपनी आजीविका चलाता है। यहाँ पर रजपूत और राजपूत दोनों ही राजपुत्र शब्द के अपभ्रंश हैं। यह तो हुआ पुराणों के अनुसार राजपूत जाति की उत्पत्ति का वर्णन। इसे छोड़ अब हम लोग अपने इतिहास की ओर चलें और देखें राजपूतों का निकास कहाँ से हुआ। इसमें कोई भी शक नहीं कि राजपूत जाति एक अति ही दुर्दम्य, पराक्रमशालिनी तथा वीर प्रसु जाति है, जो अपनी वीरता के कारण सर्वथा क्षत्रिय कहलाने योग्य है। इस जाति ने प्राचीन भारतीय राजवंशों के पतन तथा भारत में मुसलमानों के उत्थान के मध्यवर्ती काल में, जिसे हम राजपूत काल कहते हैं, जिसका मान लगभग 500 वर्षों का है, अपने विजय शंखनाद से भारतवर्ष को एक छोर से दूसरे छोर तक मुखरित कर दिया था। इस जाति की पवित्र गोद में दिल्लीश्वर, पृथ्वीराज, राणा संग्राम सिंह, वीर केसरी, राणा प्रताप सिंह पले थे, जिनके लोहे की चोट मोहम्मद गौरी आदि जैसे दुर्दांत विदेशी आक्रमणकारी भी सहने में असमर्थ थे। भारतीय तथा यूरोपीय विद्वानों ने इस ऐतिहासिक तथ्य का पूर्णतः पता लगा लिया था कि जिस काल में इस जाति का भारत के राजनैतिक क्षेत्र के में पदार्पण हुआ था, उस काल में यह एक नवागंतुक जाति समझी जाती थी। बंगाल के अद्वितीय विद्वान स्वर्गीय श्री रमेश चंद्र दत्त महोदय अपने सिविलाइजेशन इन एशियन इंडिया नामक प्रसिद्ध ग्रंथ में लिखते हैं, तो इंग्लिश शब्द थोड़ा ज़्यादा है इसलिए स्किप करूँगा, मैं केवल आपको अर्थ ही सुनाऊँगा। 8वीं शताब्दी के पूर्व राजपूत जाति आर्य हिंदू नहीं समझी जाती थी। देश के साहित्य तथा विदेशी पर्यटकों के भ्रमण वृत्तांतों में उनके नाम का उल्लेख हम लोगों को नहीं मिलता और न उनकी किसी पूर्व संस्कृति के चिन्ह देखने में आते हैं। डॉक्टर एच विल्सन ने यह निर्णय किया है कि ये राजपूत उन शक आदि विदेशीय आक्रमणकारी के वंशधर हैं जो विक्रमादित्य से पहले सदियों तक भारत में झुंड के झुंड आए थे। तो ये ऐसा यहाँ का इतिहास रहा है, वैसे राजपूतों की उत्पत्ति हुई है और
आगे और भी जो इंग्लिश में दिया गया है और लेखकों ने कहा है उसका मैं अर्थ बताता हूँ। शक, हूण, गुजर आदि विदेशी जातियाँ शीघ्र ही हिंदू बन गईं। वे जातियाँ अथवा कुटुंब जो शासक पद को प्राप्त करने में सफल हुए, हिंदुओं को की राज्य शासन पद्धति में क्षत्रिय बनकर तुरंत प्रवेश कर गए। इसमें कोई संदेह नहीं कि उत्तर के परिहार तथा अनेक अन्य राजपूत जातियों का विकास उन बर्बर विदेशियों से हुआ है जिनकी पाँचवीं और छठी शताब्दियों में भारत में आई थी। आगे दक्षिण की ओर बहुत सी आदिम अनार्य जातियों ने भी हिंदू बनकर यही सामाजिक जागृति प्राप्त कर ली, जिसके प्रभाव से सूर्य और चंद्र के साथ संबंध जोड़ने वाली वंशावलियों से सुसज्जित होकर गोंड, भर, खरवार आदि क्रमशः चंदेल, राठौर, गहरवार तथा अन्य प्रसिद्ध राजपूत जातियां बनकर निकल पड़े। उदाहरण के लिए अवध की प्रसिद्ध राजपूत जाति वैश्यों को लीजिए। वे भरों के समीपी संबंधी अथवा इन्हीं की औलाद हैं। आजकल इन भरों की प्रतिनिधि अति ही नीच श्रेणी की एक बहुसंख्यक जाति है, यानी जो राजभर हैं यह भी राजपूत हैं, यह भी राजपूत हुआ करते थे, लेकिन यह आज बड़ी नीची श्रेणी की एक बहुसंख्यक जाति है। और क्षत्रिय जाति का पूर्वोक्त विवरण देखने में अब पाठकों को भली भांति विदित हो गया होगा कि इस जाति की सृष्टि विविध आर्य किंबा अनार्य रक्तों के सम्मिश्रण से हुई है। तो यहाँ पर बहुत ही देखने और समझने वाली बातें हैं कि किस प्रकार जो प्राचीन काल में हमारे समाज के लोगों को जो लिखा पढ़ा मिल गया, जब हम उस लिखे पढ़े को समझते हैं तो हमें समझ में आता है कि इन पूरी पौराणिक ग्रंथों में आज की जो जातियां हैं उनका अपमान कूट कूट कर भरा हुआ है। वह कैसे? अगर आप यदुवंश को उठाते हैं, यानी जिसे हम चंद्रवंशी भी कहते हैं, उनका इतिहास उठाते हैं तो हमें क्या पढ़ने को मिलता है कि वह अत्रि से पैदा हुए, चंद्रमा से पैदा हुए, चंद्रमा ने किस तरह अपनी गुरु की पत्नी के साथ गलत किया, वहाँ से बुद्ध उत्पन्न किया, बुद्ध के बाद फिर ये यदुवंश चलता गया और आगे चलकर भी इसी तरह के उसमें दिखाए गए हैं कि कैसे नियोग से बच्चे पैदा हुए। इसी तरह क्षत्रिय वंश को कलंकित करने के लिए वहाँ पर दिखाया गया कि कैसे अंगिरा ऋषि से आगे बच्चे उत्पन्न हो रहे हैं, कैसे वशिष्ठ से बच्चे उत्पन्न हो रहे हैं वहाँ उनकी छत्राणियों के साथ। उसके बाद भी परशुराम विनाश करते हैं समस्त क्षत्रियों का, और उसके बाद भी, उस विनाश के बाद भी ब्राह्मणों द्वारा उन छत्राणियों के साथ नियोग प्रथा के तहत आगे क्षत्रिय वंश का विस्तार होता है। तो साथियों, क्या आप सभी को लगता है कि ऐसा संभव हो सकता है? यह पूरी तरह से निराधार है। यह आज की इन जो मूल जातियां हैं इनको अपमानित करने के लिए ग्रंथों में तरह तरह के व्याख्यान लिखे गए हैं कि यह उन ब्राह्मणों के सामने सिर ना उठा सके कि वह एक मजबूत सशक्त जातियां हैं, क्योंकि अगर वो सर उठाएंगे तो कहेंगे कि हमारे पूर्वजों की ही संतान हो, अगर वो गए ना होते नियोग से तो आप पैदा ना होते। तो यह एक पूरी तरह से निराधार, पूरी तरह से खंडन करने लायक कहानियां हैं जो कि केवल मैं समझता हूं उस समय लिखी गई होंगी कि समाज को पढ़ने के लिए, मनोरंजन के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, क्योंकि समय समांतर जैसे पीछे कहानियाँ हमारे दादी माँ चाची सुनाया करती थी कि बचपन में, वैसी ही कहानियाँ ये थी जो लोग अपना मनोरंजन करने के लिए समाज में सुनाने के लिए लिखा करते थे। जैसे आज फिल्में हैं और पहले नाटक हुआ करते थे, तो इस तरह की चीज़ हमारे समाज में आई। लेकिन यह कहीं ना कहीं पौराणिक ग्रंथ आज के समाज का, आज के इन लोगों का अपमान करने में कहीं से चूक नहीं रखते, और लोगों को ऐसा लगता है कि यह जागो पंच अपनी तरफ से कह रहा है। लेकिन जागो पंच का उद्देश्य
केवल इतना है कि आपके सामने पौराणिक ग्रंथों में जो लिखा है उसे उसी तरह प्रस्तुत करना और यदि गलत है तो उसका खंडन करना। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो लाइक करें और साथ ही जो हमारे साथी नए देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन की घंटी भी दबा लें जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसी के साथ विदा, नमस्कार, जय जोहार।